Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 11. Next. इससे पहले कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक मैंने अपलोड कर दिया चैनल में, आप लोग जाएं विजिट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं. नेक्स्ट. Restrictions may not be imposed on freedoms provided under Article number 19 1A on the ground. तो इसका जो आंसर है डेट इज सी. सेडेशन के आधार पर नहीं होता. तो किस किस आधार पर होता है? देखिए, जब देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात आती है, या फिर देश की सुरक्षा की बात आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर डिफेमेशन, या फिर अपराध यानी कि एक्सटॉर्शन संबंधित जो मामले आते हैं उसके तहत ही आर्टिकल 19(1)(a के तहत फ्रीडम पर इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है. सी इसका गलत आंसर है सेडिशन. नेक्स्ट. राइट्स गारंटेड टू सिटीजन ओनली. कौन कौन से राइट्स है? 15, 16, 19, 20 और 30 जो होता है वो केवल सिटीजन्स को राइट गारंटेड है. बाकी जो इसमें जो आंसर 20, 21 और 25 नहीं है. तो इसका आंसर दैट इज सी 19(1)(a. नेक्स्ट. प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ. प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 61 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के आधार पर निकाला जा सकता है. और इनको जो निकालते हैं तो इनमें महाअभियोग यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट के आधार पर निकाला जाता है, जिसमें जो जितने भी जो अलग अलग सदन जो होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी द्वारा इसको पारित करने के बाद ही प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव किया जा सकता है. नेक्स्ट. द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट कौन से सेक्शन में दिया गया है? इसका सेक्शन नंबर 16 में. सेक्शन नंबर 26 में दिया गया है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन एज एन एडवोकेट. यानी कि अगर कोई अधिवक्ता के द्वारा जो अगर कोई भी एप्लीकेशन जमा किया जाता है एज एन एडवोकेट को इनरोल होने के लिए, तो उनके कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिसमें आधार पर उन एडवोकेट को रजिस्टर होने से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, यानी कि उनके पास एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है. सेक्शन नंबर 6 में बताया गया व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और सेक्शन नंबर 15 में बताया गया पावर टू मेक रूल्स. तो इसमें जितने भी बार काउंसिल हो या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट रूल्स बनाते हैं उनके बारे में देखा सेक्शन 15 में. नेक्स्ट. राइट टू प्री ऑडियंस यानी कि पूर्व सुनवाई का जो अधिकार होता है वो कि कौन से सेक्शन के तहत दिया गया है? इसका सेक्शन नंबर 23 राइट टू प्री ऑडियंस इसको हम कहते हैं. सेक्शन नंबर 33 में बताया गया एडवोकेट इंटाइटल टू प्रैक्टिस यानी कि केवल और केवल अधिवक्ता ही न्यायालय में प्रैक्टिस करने का जो अधिकार केवल और केवल अधिवक्ता ही को यानी कि एडवोकेट को ही होता है. सेक्शन नंबर 16 में मैंने आपको बता दिया कि सीनियर एडवोकेट्स के बारे में बताया गया. सेक्शन नंबर 36 में बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी पावर होती है उनके बारे में बताया गया. नेक्स्ट. द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक एक्ट बना है डेट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछा भी जा सकता है. इसके अलावा एंट्री नंबर 77 है यूनियन लिस्ट का और स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 14 जो कि आपके भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 8 में दिया गया, सॉरी शेड्यूल नंबर 7 में. नेक्स्ट. Who was the Chief Justice of India when the concept of PIL was introduced to the Indian judicial system? तो उस समय जब यानी कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारत में आया था तो उस समय कौन थे? इसका आंसर है आपका जस्टिस पीएन भगवती जो थे उस समय जस्टिस थे जब पीआईएल का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार आया था 1979 में. नेक्स्ट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया issued a number of directions for the prevention of women in various forms of prostitution and to rehabilitate their children through various welfare measures and so as to provide them with a dignity of persons means of livelihood and social economic development in the case of. देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत से दिशा निर्देश जारी किए गए थे महिलाओं के एवं महिलाओं के जो शोषण के विरुद्ध, यानी कि जो मौजूदा जो महिलाओं की जो रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे ताकि उन्हें या उनके जो बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में जो समाज में सम्मान के साथ आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक विकास में साधन प्रदान कर सके. इसका आंसर डेट इज बी गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. बाकी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये बताया गया था कि जो डेट इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्किंग प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं उस वर्किंग प्लेसेस में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो उनके खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनके अगेंस्ट में सेफ गार्ड के लिए इसमें डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे.
अब बात करते हैं दूसरा जैसे कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो 6 महिलाओं जो थी, जो कि एक कम्यूटेशन ट्रेन में, यानी कम्यूटेशन का मतलब होता है जो ट्रैवलिंग यानी कि दैनिक यात्री जो कि ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके द्वारा सेक्सुअल उनके उनके ऊपर रेप और सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पुलिस के द्वारा जो विक्टिम्स होते हैं, रेप विक्टिम्स होते हैं, उनके साथ किस प्रकार से डील किया जाना चाहिए, उनके एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, विक्टिम्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, और साथ ही साथ ट्रायल में उनकी पूरी तरह से सुरक्षा देना, इनके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब शीला बर्से वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में मैंने उस दिन आपको बताया था, इसमें ये स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामला है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र की जो जो बच्चे थे, जिन्हें जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनमेंट डाला गया था। तो इसमें जो पेटिशनर थी, पेटिशनर को ये अधिकार दिया गया था कि राज्य सरकार इसमें पेटिशनर को ये अधिकार दिया गया था कि वो जेल में जाकर के उन बच्चों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको वो इकट्ठा कर सके, ताकि वो उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा कर सके। साथ ही साथ राज्य सरकार एवं जो केंद्र सरकार थी, उन्हें डायरेक्शन दिया गया था कि इसके संबंध में कार्रवाई करें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अब बताया कि सिलेबस का केस पहले भी आ चुका है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो कि आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है। नेक्स्ट, हदीस जो है मुस्लिम लॉ का एक सोर्स है। तो हदीस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद द्वारा उनके द्वारा कहे गए शब्द या फिर उनके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं, वर्ड्स एंड एक्ट्स ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद जो है वो हदीस कहलाता है। बी, दैट इज नेक्स्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड कौन से एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था? इसका आंसर है डेट इज आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का केस है, 1999 का। नेक्स्ट, दैट इज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑन विच द फास्ट ट्रैक कोर्ट आर्बिट्रेशन जो कंप्लीट किया जाना चाहिए, यानी कि फास्ट ट्रैक के मामले में, फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में जितने आर्बिट्रेशन होते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर वो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द फॉर्म ऑफ समन? तो जैसे सेक्शन नंबर 60 में बताया, इसका जो आंसर है डेट इज B61 में बताया गया, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाता है, न्यायालय के द्वारा इसको लिखित में दिया जाता है, और साथ ही साथ लिखित होने के साथ साथ ये यानी कि 2 प्रति यानी कि 2 कॉपीज में होनी चाहिए, और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाता है, और साथ ही साथ कोर्ट की सील लगाई जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 61 में समन के इशू करने के बारे में बताया गया। सेक्शन नंबर 60 में बताया गया है कि अगर कोई अपराधी जो कि जेल से भाग, जो अगर कोई भी एक्यूज जो जेल से फरार हो जाता है या भाग जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि भारत में वो कहीं भी जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन नंबर 62 में बताया गया है कि समन को किस प्रकार से सर्व किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर घर में कोई व्यक्ति जिसकी उम्र जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है, तो उसी व्यक्ति को दिया जाता है। अगर वो घर पे नहीं है, तो उसके घर पर अगर कोई भी ऐसा मतलब एडल्ट मेल जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उसको सर्व किया जा सकता है, यानी कि उसे समन की कॉपी दी जा सकती है। साथ ही साथ उसके पीछे जो भी समन दिया जाता है उसके 2 कॉपी दी जाती है। एक कॉपी के पीछे साइन करवाया जाता है जिसको पुलिस ऑफिसर अपने साथ लेके जाता है, और दूसरा उसके ऊपर साइन कराया जाता है जिसको रिसीव करता है। अगर घर का कोई नौकर होता है, अगर वो उसमें घर का नौकर को वहाँ का सदस्य नहीं माना जाता, यानी कि फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। नेक्स्ट, अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ जज, तो 13 की बात करते हैं, इसका बी डेट 197 में बताया गया कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट और जजेस का किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन होगा। 197 में बताया गया। 196 में बताया गया प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट राज्य के विरुद्ध अगर कोई भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी करता है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र करने यानी कि राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार के ऐसे अपराध को करने की कोशिश करता है जो कि आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में आता है, उससे संबंधित मामले में किस प्रकार से उसका प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, 196 में बताया गया है। 198 में बताया गया है कि यानी कि विवाह के विरुद्ध जो भी अपराध किया जाता है उसके संबंधित प्रोसिक्यूशन, और 199 में जो आपका IPC के तहत जो कि वो डिफेमेशन है उसके तहत बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया कि ए जो होता है हैदराबाद में निवास करता है, बी कलकत्ता में रहता है, और सी दिल्ली में रहता है। ABC ने तीनों ने मिलकर के इलाहाबाद में मिले, और बी और सी ने एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट जो जॉइंट प्रोमिसरी नोट था उसे यानी कि देने की मांग की थी, और ए को उसने डिलीवर भी कर दिया। ए के द्वारा बी के ऊपर एवं सी के ऊपर केस कहाँ पे किया जा सकता है? तो वो इलाहाबाद में भी किया जा सकता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, या कलकत्ता में भी किया जा सकता है जहाँ पर बी रहता है, या दिल्ली में भी किया जा सकता है जहाँ पर सी रहता है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 25 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एनी सूट अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग्स। तो 15 का जो आंसर है एंड दैट इज सी। इसमें बताया गया है कि फ्रॉम द एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, और
दूसरा इसमें बताया गया फ्रॉम एक सिविल कोर्ट से अन्य जो सिविल कोर्ट में दिया जा सकता है। बेसिकली कोर्ट या तो इसको यानी खुद ही करता है, या फिर सेक्शन नंबर 24 कहते हैं जो पार्टीज अगर कोर्ट में अप्लाई करती है या तो उसे किया जाता है, या फिर सोमोटो भी कोर्ट ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट, किस केस में यानी कि सी की तरह सेट ऑफ किया जा सकता है क्लेम। तो इसमें सेट ऑफ में क्या होता है, जो कि सेट ऑफ जो दिया गया है ये दिया गया आपका ऑर्डर नंबर 8 सीपीसी में दिया गया है। तो इसमें बेसिकली सेट ऑफ में होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई ए नामक व्यक्ति है, वो बी नामक व्यक्ति के खिलाफ कोई कोर्ट में कोई भी मतलब कोर्ट में केस करता है, जिसमें वो उसकी 10,000 रुपये का अगर बकाया उसके ऊपर वो 10,000 रुपये की मांग करता है। तो कोर्ट तो बी जो होता है यानी कि जो जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, यानी कि डिफेंडेंट जो होता है ये कह सकता है कि प्लेंटिफ के द्वारा उसको 5,000 रुपये दिए जाने चाहिए, इसलिए वो केवल 5,000 रुपये तक, यानी कि इसने क्या कर दिया कि सेट ऑफ का मतलब होता है उसने क्लेम कर दिया कि 5,000 रुपये तक इसने भी मेरे को देने थे। तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कहते हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा बी, ए ने सी के ऊपर सू किया फॉर द बिल ऑफ एक्शन 500 रुपये के लिए, क्योंकि सी के पास ना ए के विरुद्ध क्या है एक डिक्री है जिसके तहत वो उस कर्जे को रिकवर कर सकता है, जो कि 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये तक दे था ए के द्वारा सी को देना था, लेकिन बी के द्वारा मतलब सी के द्वारा बी को भी 500 रुपये देने थे, इसलिए वो केवल 500 तक ही मतलब रिकवर प्राप्त कर सकता है। ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट, रेस्ट इप्सा लिक्विटर एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि घटना स्वयं बोलती है। इसका आंसर ए है, द थिंग्स स्पीक्स इट्स स्टोरी इटसेल्फ। नेक्स्ट, किस केस में प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट को पहली बार आया था। इसका आंसर इज बी, इसका नाम है प्रिस्ली वर्सेस फाउलर केसेस। प्रिस्ली वर्सेस फाउलर ये केस थे। अब हम बात करते हैं रेलन वर्सेस फ्लेचर का केस था। रेलन ब्लम फ्लेचर के केस में यह था कि डिफरेंट के द्वारा क्या किया गया था, डिफेंडेंट जो था उसके द्वारा एक इंडिपेंडेंट एक कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय किया गया था, ताकि वो उसके अहाते यानी कि उसके बगीचे में एक जलाशय जिसको हम कहते हैं रिजर्वेयर कंस्ट्रक्ट कर सके। उसने उसने उस ज़मीन को खोदना शुरू किया। तो बाद में पता चला कि जहाँ पे जब खोद रहा था उसके नीचे पाइपलाइंस जा रखी थी, और उससे क्या हुआ कि जो पाइपलाइंस थी वो जो कि कॉन्ट्रैक्टर था उसने खुला छोड़ दिया, उसने यानी कि उसने सील को ढंग से प्रॉपरली बंद नहीं किया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि उसके मतलब उस साल बहुत सारा बारिश हुआ था, और वो पूरा पानी जो था उस सील पाइप के द्वारा मतलब उसके अंदर घुस गया, और बगल पे ही जो कि डिफेंडेंट था उसकी क्या थी, यानी कि जो कि प्लेंटिफ जो था प्लेंटिफ के वहाँ पे माइंस के अंदर चला गया था वो पानी, जिस कारण कोर्ट ने इसमें ये वर्डिक्ट दिया था कि अगर कोई भी डिफेंडेंट अपने लैंड पर यानी कि अपनी ज़मीन पर कोई भी ऐसी चीज़ लेके आता है जिसके तहत वो उसका या तो खुद यूज़ करता है या अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है, और इससे मिसचीफ होता है यानी कि उससे किसी प्रकार की मिसचीफ होने की संभावना है, और मिसचीफ के चलते वो चीज़ वहाँ से चली जाती है, तो जो ये अन्य जो लोगों को डैमेज करती है तो उसके तहत डिफेंडेंट लायलेबल होगा। कि कोई भी व्यक्ति अपने ज़मीन पर अगर कोई विस्फोटक पदार्थ लेके आता है, यानी कि कोई भी डैमेज करने वाला प्रोडक्ट लेके आता है, अगर उस डैमेजिंग चीज़ों से अगर आसपास के रहने वाले लोगों को अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, देन ही विल बी लाइलेबल फॉर हिज ओन एक्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसी प्रकार से एस बी वनम वाइट का केस था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यानी कि इसमें जो प्लेंटिफ था उसे उसके पास मतलब वोट करने का अधिकार था, उसके पास सिविल राइट था कि वो वोट कर सके, लेकिन जो कि वोट जो कि इसमें हुआ ये था कि जो ऑक्शनर जो था उसने उसको जानबूझकर के उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। हालांकि वो व्यक्ति जिसको वोट देना चाहता था वो जीत गया था, लेकिन फिर भी उसके लीगल राइट का यानी कि उसके सिविल राइट का वॉयलेशन हुआ था। तो कोर्ट ने उसको ये जो केस आता है इंजरियस साइन डेमनम के केस से संबंधित आता है। डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेगन वर्सेस माउंट की बात करते हैं। वेगन वर्सेस माउंट के केस में ये हुआ था कि सिडनी के पोर्ट में यानी कि सिडनी के बंदरगाह में पूरा तेल जो यानी कि एक जहाज जो था उसका पूरा तेल पूरा यहाँ से फैल गया था, और ये अन्य जो कि समुद्र सिडनी के समुद्री तट पर स्थित उस जहाज पर कुछ काम चल रहा था, और इससे ये हुआ कि जो जो पिघला हुआ जो लोहा था वो जो कि पानी के ऊपर तैर रहा था जो तेल उसके ऊपर जा करके वो मतलब वो जो मोल्टन मेटल था यानी कि पिघला हुआ जो लोहा था जाकर गिर गया, और इससे क्या हुआ कि पास में पड़ी जो शिप थी वो पूरी तरह से जल के नष्ट हो गई थी। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि फोर्सिबिलिटी का नियम लागू किया गया, यानी कि इसमें दूरदर्शिता का नियम लागू नहीं किया जाएगा, इसमें इस केस में कहा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल is conferred the power of civil court under the court CPC।
19 की बात करते हैं, इसका आंसर डेट इज बी। 42 में बताया गया व्हाट इज द पावर ऑफ अ डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी के पास वही पावर होते हैं जो कि सीपीसी के, जो सीपीसी 1908 के तहत होते हैं, किसी व्यक्ति को समन करके बुलाना, उससे संबंधित अन्य अन्य जो मामले होते हैं उसको आता है सेक्शन में 42 में आता है। सेक्शन में 36 में बताया गया डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 42 में बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अदर कमिटीज़ की क्या क्या पावर है। 28 में बताया गया कि पावर टू मेक रूल्स, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास कानून बनाने की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, 28 में बताया गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस केस में इंजरियस अनडैम्ड नाम का, जो मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है आपका एस बी बनाम वाइट, बी इसका आंसर है। और तो जैसे कि सी में इसमें लिखा गया है डोनक वर्सेस स्टीवेंसन, जिसमें ये हुआ था कि जो घोंगा था, या इसमें फैक्टर बेसिकली ये थे, ये बेसिकली घोंगा केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह था कि एक महिला जिसका नाम था डोनग, ये मतलब किसी बार या रेस्टोरेंट में गई होगी जहाँ पर एक गिलास, एक बोतल था, बोतल के अंदर पूरा शराब भरी हुई थी। जब वो शराब को जब गिराती, जब वो पूरी पी जाती है उस शराब को, तो लास्ट में उसके अंदर घोंघा निकलता है। तो ये उससे संबंधित मामला है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार मतलब उसमें भी आ चुका है, ये आपका जो हमारे एलएलबी के पेपर में होता है उसमें कई बार आ चुका है केस। तो ये था केस आज के लिए। नेक्स्ट, तो आज का सेशन ये भी फिनिश होता है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर जरूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्योंकि कई बार ये देखा गया 60 to 70% क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि यहीं से मतलब वो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले जो हैं बेसिकली ऑप्शन के साथ खेलते हैं। इस बार ये ऑप्शन दे दिया, अगली बार इसी ऑप्शन से संबंधित कोई मामला दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द जो जितने भी जो मैंने यहाँ पे प्री प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, उसको जाना है, इसको रिवाइज करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और उन लोगों के साथ शेयर करना है जिसका इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और साथ ही साथ जाते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।